हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज आ गए अपन पीवाईक्यू के उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपके मैक्रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे पीवाईक्यू उठा के लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं। और आज बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की कंप्लीट यूनिट। भाई सबसे बड़ा वेटेज रखने वाली, ऐसा जिसको अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपके सीनियर्स ने एग्रीगेट डिमांड की यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन करे थे और जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े मैक्रो के अंदर आते हैं वो इसी में से आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 1, सीबीएसई 2024 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्टेटमेंट 1, if in an economy the level of change of income increases will always be proportionate to the level of consumption। क्या बोला गया है? स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि डेल वाई जो है प्रोपोर्शनेट होगा डेल सी से ऑलवेज। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा क्या कहा गया है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी एंड एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। बताओ भाई, दोनों स्टेटमेंट में से दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या कहानी है? तो बड़ा सिंपल है सर, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, चेंज इन वाई इज प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन सी बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपन जो भी टेबल बनाते हैं उसमें जनरली कर देते, पर हमेशा कहना गलत है। अगर ये बोलते कि इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ चेंज इन इनकम इज जनरली प्रोपोर्शनेट टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो हम कह सकते थे सही बात है, बट ऑलवेज में तो गलत बात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है जी, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही। अगला सवाल, असर्शन एंड रीजन। मैं एक बार बताता हूं कि देखो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। पहले हम असर्शन चेक करेंगे कि क्या ये सही है, फिर रीजन चेक करेंगे कि क्या ये सही है इंडिविजुअली। अगर इनमें से कोई एक गलत निकलता है, मान लो असर्शन गलत है, तो आपका ये वाला जवाब सही हो जाएगा। अगर रीजन गलत निकलता है तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा। अगर ये दोनों ही सही निकलते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, असर्शन पढ़ेंगे, बीच में लगाएंगे बिकॉज और फिर रीड करेंगे रीजन को। वापस सुनना, असर्शन पढ़ेंगे, बीच में लगाएंगे बिकॉज और बात करेंगे रीजन की। तो पहले एक बार इंडिविजुअली पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे को नहीं मिल रहा, ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूर्ण रोजगार के अंदर इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, यह सेशन तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीज पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्रिवेलिंग वेज रेट। ये भी इंडिविजुअली तो सही है। अब देखना है कि ये दोनों साथ में सही है या नहीं है। तो देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज under full employment the situation of willing, all the willing and able bodies people get employment at the prevailing wage rate। तो भैया दिखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। अगर बिकॉज लगाने के बाद आपका स्मूथ फ्लो है तो हम मानेंगे कि ये है, फ्लो भी टूट गया है, दोनों बातें अलग अलग है, तो मानेंगे आंसर बी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, total consumption expenditure by household under Keynes theory is a combination of dash and dash। ये गड़बड़ करेगा। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्स, देखो कीन्स थ्योरी क्या है? कीन्स थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो वो कीन्स की थ्योरी मानी जाती है। मैक्रो में आपने जो पढ़ी है एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी, उसको कीन्स थ्योरी ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई टोटल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सिंपल भाषा में बोले तो सी क्या होता है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो भाई सी में इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं सकता। करेक्ट, खत्म हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये तो। ठीक है, तो क्या होता है भाई टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है,
और ये क्या है, ये सर इनकम बढ़ने की वजह से जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो है। जब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसका कुछ परसेंट हम कंजम्पशन करेंगे, तो इसको बोला गया है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इसकी जगह और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता, एडी होता, तो हम लिखते सी प्लस आई, बट यहां पर पूछा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी क्या होता है। तो भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जीरो लेवल पे, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उस पर जितना जितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो उसका आंसर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, डी है। चलिए अगला सवाल। सपोज इन एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल इकोनॉमी C is equal to 100 plus 0.75y, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी, बड़ा सिंपल है यार ये तो। C कितना है 100 प्लस 0.75 इंटू वाई, एमसीक्यू ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, और क्या बोला है I इज इक्वल टू 400, आई की जरूरत ही नहीं है मुझे तो, हटा। K की वैल्यू निकालनी है, तो K क्या होता है बेटा, देखो पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। ठीक है, या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू गिवन है क्योंकि ये कंजम्पशन लिखा हुआ है, तो ये हो गया एमपीसी। तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, और एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, तो ये हो गया 0.25। ठीक है, ये हो गया एमपीएस। तो के की वैल्यू निकालेंगे, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया ऊपर 200, 4 आंसर होना चाहिए है, 4 आंसर। सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल सा सवाल था। 4 है, बिल्कुल 4। चलिए अगला सवाल, अगेन असर्शन एंड रीजन। रीड करें, चलो पहले रीड करेंगे अपन असर्शन को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी, एमपीएस की वैल्यू मैक्सिमम यूनिटी यानी 1 होती है, हाँ होती है। एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0, ब्रेक इवन पे सेविंग 0 होती है, ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन, ये दोनों सही तो है, तो इन दोनों में से तो कुछ भी आंसर नहीं हो सकता। अब एक साथ रीड करेंगे बीच में बिकॉज लगा के। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी बिकॉज एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0। ऊपर एमपीएस के मैक्सिमम होने की बात की गई है और नीचे इसने सेविंग को 0 किया है, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा, ये बिकॉज वर्ड यहां पर सेट नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये दोनों सही तो है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी होना चाहिए प्लीज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। ठीक है, अगला सवाल। इन ऑर्डर टू डिस्करेज एनी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब डिस्करेज फॉल इन एग्रीगेट डिमांड यानी कि डेफिसिट डिमांड, एफिशिएंट डिमांड को सुधारना, सुधारना, ये है आपका पॉइंट कि इन ऑर्डर टू डिस्करेज एनी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सरकार जो है या जो भी किसकी बात की गई है डेफिशिएंट डिमांड को सुधारने की बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डैश द डैश, यानी कि सरकार क्या करेगी। तो पहले देखो सरकार क्या करती है, सरकार के पास अभी जो आपकी पुस्तक में दो ही बातें हैं। सरकार सर अपनी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर काम करेगी, ठीक है, या फिर सरकार टैक्स रेट के ऊपर काम करेगी। बाकी जो काम है वो तो आरबीआई करती है। तो सरकार क्या कर सकती है डेफिसिट डिमांड को सुधारने के लिए। तो देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो आरबीआई का काम है, गवर्नमेंट आएगी नहीं तो ये तो हटा देते हैं। दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी या फिर टैक्स रेट कम करेगी। सुधारना, क्या करना है, सुधारना है। किसको सुधारना है, डेफिशिएंट डिमांड को, यानी कि हमें डिमांड बढ़ानी है। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब सरकार अपना खर्चा कम करेगी। नहीं सर, सरकार खर्चा कम करेगी तो बेसिकली क्या होगा, लोगों को पैसा कम होगा, तो इससे तो डिमांड कम हो जाएगी। टैक्स रेट कम करना, टैक्स रेट अगर सरकार कम कर देती तो मेरे पास ज्यादा पैसा बच जाएगा और मेरे पास डिमांड ज्यादा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर सरकार डेफिशिएंट डिमांड को सुधारना चाहती है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को खत्म करना चाहती है तो वो टैक्स रेट को डिक्रीज करने के ऊपर फोकस कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है। ठीक है, ये आए तुम्हारे बोर्ड में और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी
इन एन इकोनॉमी एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड। एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड से कम है। ये लो एग्रीगेट डिमांड हो गई, ये तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ये एस हो गया। ये एक्सेंट की बात की गई है यानी कि प्लान्ड की बात की गई है। तो पूछा है कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब ये वाली सिचुएशन में क्या कर रहे हो, सप्लाई कम है ना, सप्लाई कम है, एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई, हाँ। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा आउटपुट पे, इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे। सीधी सी बात है, सिर्फ प्लान्ड की बात की गई। आपको अगर ध्यान से देखो तो आप लोगों की पुस्तकों में ना ये जो पॉइंट है लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला पॉइंट एक दूसरी जगह पे एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम के साथ, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाले इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पर आपको इस डायग्राम वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको बताना है जनरली अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से तो क्या हो रहा होगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है सर, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो रही होती है, इट इंप्लाइज हाउस होल्ड आर प्लानिंग, याद रखना है प्लानिंग वर्ड है, एक्सपोस्ट की बात की गई होगी तो एक्चुअल है, ये बोला है कि भाई प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम पड़ गई है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। तो क्या किया जाए, देखो, तो हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट फर्म इज एक्सपेक्टेड देम टू, दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री, इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी। टू रिस्टोर द डिजायर्ड लेवल, और उसको सुधारने के लिए प्रोड्यूसर को प्लान करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दे, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों चीजें बढ़ाई जा सकती है, तीनों चीजें बढ़ सकती है। ये क्वेश्चन आपको पूरी पुस्तक में किसी भी किताब का आपके पास हो, कोई सी भी हो, आपको नहीं मिलेगा। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा, और इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे पास एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाला चैप्टर है। अगर तुम्हारे पास अपनी वाली पुस्तक है तो मैं दिखाता हूं, देखो कैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कहां गया भाई एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड निकालना, सारी पुस्तकों में वही है, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पेज नंबर 78 देखो, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये पॉइंट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड में है, जहां पर हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। पर ये नहीं पूछा गया, इसने पूछा कि अगर प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ जाती है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो भैया जो सब कुछ प्लान है तो हमारा प्रोड्यूसर अभी और बना सकता है, और बना सकता है तो इससे इनकम भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगी। अच्छा क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल। इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम द गवर्नमेंट इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 10,000 करोड़। ये क्वेश्चन ने बहुतों को परेशान किया था। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान है। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के अंदर अज्यूम कीजिए कि सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, यानी चेंज इन आई 10,000 है, ठीक है। 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी, यानी कि एमपीसी जो है वो 80/100 है, यानी कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.80, यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू 0.20, ये बोला गया है। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम, हमें ये बताना है कि चेंज इन वाई कितना होगा एंड चेंज इन सी कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज इसने बहुतों को किया था क्योंकि लोग पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा रहे थे। अब देखो, चेंज इन आई बताया हुआ है तुम्हें, एमपीसी बताया हुआ, ये दो चीजें बताइए, तुम्हें बताना चेंज इन वाई चेंज इन सी। सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे के, यानी कि मल्टीप्लायर। जब भी चेंज वाली बात आए ना तो मल्टीप्लायर का यूज आ जाएगा। 1/MPS दैट इज इक्वल टू 1/0.20 दैट इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स, ठीक है। और मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो के इज इक्वल टू चेंज इन वाई, चेंज इन आई अपने को पता है 10,000, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 50,000 रुपए। ये लो सिंपल, खत्म हो गया, आ गया पहली चीज। तो हमने मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला लगाया एनपीएस वाला, उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू आई और उसको मल्टीप्लायर के दूसरे फॉर्मूले में लगा दिया। अब क्या बताना भैया, चेंज इन सी बताना। बताओ कितना आसान है, चेंज इन सी निकालना है तो अपने पास एमपीसी है, तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.80
इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भैया तेरा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो 0.80 इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन 50,000। तो चेंज इन वाई, चेंज इन सी इज इक्वल टू 40,000। लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 3 नंबर का था ये, 3 नंबर फोकट के थे ये, इतने से काम के। बच्चे पता है क्या कर रहे थे, ये करते 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 वो निकल गए ऑटोनोमस कंजम्पशन के फॉर्मूले में, निकल गए इनकम का फॉर्मूला लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इक्विलिब्रियम बना दिया, पता नहीं क्या ही क्या बना दिया। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये सब चीजें गिवन है, चेंज इन सी और चेंज इन वाई, सेम फॉर्मूला। 9th क्वेश्चन, सपोज दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बूस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद द डिफेंस प्रोजेक्ट ऑफ 40,000 करोड़। सरकार जो है वो चाहती है कि वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दे 40,000 करोड़ का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट है यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करे, सिंपल भाषा में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए 40,000 करोड़ से। इस सिचुएशन का इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर आर कांस्टेंट। तो सिंपल है, आपको तो ये बताना है कि सर सरकार अगर स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देती है तो क्या होता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब इंक्रीज करती है तो बाजार में इनकम आती है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास डिमांड करने के लिए पैसा होगा, तो उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा काम है, तो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो पैसा मार्केट में आएगा, जिससे लोगों का पैसा बढ़ेगा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर कांस्टेंट, एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जनरली लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन फाइनल इनकम व्हिच लीड्स टू, ठीक है फालतू की बातें की गई है, वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया हुआ है। If the Indian government decided to infuse additional 40,000 crore in the defense project, it will lead to increase in demand for goods and services, which ride output, employment, and consequent increase in income. इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों के पास डिमांड भी बढ़ेगी, सब चीजें इंक्रीज हो जाएगी। अगला सवाल, इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट निकालना है, देखो कितना आसान है। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट निकालना हो आप सेविंग निकालिए। क्यों सर, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, पहली तो ये चीज है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई है, पहले देखो यहाँ पे की गई है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से अपन आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात नहीं भी की गई है तो एग्रीगेट डिमांड निकाल दो, बात एक ही है। हाँ भाई, क्या बोला गया है, नेशनल कम बोला गया है, एमपीएस बोला गया है, ऑटोनॉमस, क्या चाहता क्या है फिर हमसे, कुछ नहीं, आपको तो सेविंग निकालनी है। माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, बस ये आंसर हो गया आपका। -100, एमपीसी कितना है 0.8, तो एमपीएस कितना हो गया 0.20, वाई कितनी है 40,000 करोड़। लो भैया आंसर आ गया, भागता हुआ। -100, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूनी 8,000, तो 7,900। देख लो भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भैया, है 3 नंबर फ्री फंड के। तो सेविंग आ गई है, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है एट इक्विलिब्रियम लेवल। जब भी एट इक्विलिब्रियम मिल जाए आपका काम हो जाएगा। 7,900, 7,900, इसने क्या किया भाई, एमपीसी निकाला। अच्छा, इसे भी थोड़ा कंफ्यूज किया इसने, पर कोई बात नहीं, अपन तो सीधे निकाल ले खड़ा। हाँ, 11वां सवाल, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन यूजिंग द फॉलोइंग। देखो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सरकार कैसे डिफ्लेशन की कंडीशन को सुधार सकती है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। डिफ्लेशन है तो सरकार यहां पर डिक्रीज इन टैक्सेस कर देगी एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देगी। ये दो चीजें सरकार कर देगी, काम हो जाएगा। क्या करेगी, टैक्स कम करना और स्पेंडिंग बढ़ाना, यही बातें यहां पर की गई है। टैक्सेशन पॉलिसी रिड्यूस टैक्सेस, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी रेस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिंपल सा काम है, वही एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, थोड़ी छोटी है, आपको थोड़ा सा बड़ा देना है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने बोला था, इससे पहले अभी अपन ने सेम क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखो कहां गया, ये रहा,
एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन था, अब यहां पर क्या हो गया, एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो पिछले साल से इस साल में कुछ नहीं करा, उन्होंने डिमांड की जगह सप्लाई को बढ़ा दिया है। सिंपल सी बात है, अगर आपका एडी कम है, एडी लेस है, किससे, एएस ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो फालतू का स्टॉक पड़ा रहेगा, स्टॉक पड़ा रहेगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ेंगे तो ले ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और ले ऑफ होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जो कि रिजल्ट में इनकम को अगले साल कम कर देगी। When extent aggregate demand is less than extent supply, it means that the household are planning to consume lesser than what firms expect them to. This will lead to unintended accumulation of inventories. ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी, इसकी वजह से उसको डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट कम कर देंगे, ठीक है, और बस इससे तो ये हो जाएगा, क्या है, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने की वजह से ले ऑफ होगा, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम। चलो इसमें इक्विलिब्रियम निकालना है नहीं निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम, पहले तो आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, ई क्या है, यानी कि ई निकालने का मतलब है बताना है किस पॉइंट पे एस इक्वल टू आई होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी निकालना है आपको सी निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, तो बड़ा आसान है, तो सी बार प्लस 0 पॉइंट, पहले देखते क्या क्या है, ये गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 4000, बड़ा आसान हो गया तो क्वेश्चन। देखो अपन को पता है कि जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है, अपन ने पढ़ा है, तो यानी कि कोई भी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा 4000 ही रहेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इज इक्वल टू 4000, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। कंजम्पशन इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई है, तो सेविंग कितना हो गया, -200 प्लस 0.25 इंटू वाई, वही सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था सी बार प्लस एमपी सी इंटू वाई, और ये फॉर्मूला आ गया माइनस सी बार प्लस एमपी एस इंटू वाई, ठीक है, सिंपल हो गया। एमपीसी 0.75 है तो 0.25 हो गया, सेविंग 4000 करोड़ डाल दो, इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 इंटू ये, तो ये इधर गया तो 4200 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4, पॉइंट हटाया नीचे 100 आया, 14 आ गया, तो यानी कि 4200 इंटू 4 इज इक्वल टू वाई, 0 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16800 इज योर डिजायर्ड इनकम, सिंपल, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, 0.25 अपॉन 100 करा, ये कटा 1, ये कटा 4, ये 4 से जाके जुड़ गया, यानी कि हमारी जब सेविंग 4000 करोड़ है तो हमारी इनकम कितनी है, 16800 करोड़, और क्योंकि ये आई के बराबर है तो यही हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। तो पहली चीज तो आ गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 16800 करोड़, करोड़ ही है ना भैया, ठीक है। अब आपको कंजम्पशन निकालना, तो कंजम्पशन निकालना बहुत आसान है, दिमाग मत लगाओ, y इज इक्वल टू सी प्लस एस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो 16800 इज इक्वल टू सी प्लस ये 4000 तो हमें पता ही है, तो ये हो गया 12800 इज इक्वल टू सी, सिंपल सवाल, फोकट का काम, मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे आते हैं 3 3 4 4 नंबर के और बच्चे डर जाते हैं। चलो अंतिम सवाल इस चैप्टर का, अब तक अपन ने वो देखो आंसर आ गया, अब तक अपन ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं देखा जहां पर इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप की बात कही गई हो, तो ये अंतिम सवाल उसी से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हाट डज केटी रिप्रेजेंट, डिस्कस टू फिस्कल मेजर, देखो फिस्कल मेजर बताने, पहले तो ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट करना है ये हमें बताना, और दो फिस्कल मेजर, पहली बात तो फिस्कल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी,
गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल मेजर का मतलब था गवर्नमेंट। अगर बोले मॉनेटरी मेजर्स तो आरबीआई क्या करेगी, तो आरबीआई में तो अपन ने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखा ही है, ठीक है। तो यार गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट के पास तो दो ही चीजें होती हैं, या तो सरकार टैक्स रेट पे बात करेगी, या फिर सरकार क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बात करेगी। इन दो के अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है काम, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशन क्या है। ये देखो, ये है तुम्हारा एक्सेंट यानी कि प्लान्ड, और ये है तुम्हारा एक्सपोस्ट यानी कि एक्चुअल। तो मतलब हमने सोचा था कि डिमांड इतनी होगी पर डिमांड निकल गई इतनी, यानी कि ये बन गया है कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, बस आपको इन्फ्लेशनरी गैप सुधारना, ठीक है। क्या बन गया सर, दिस इज द कंडीशन दैट रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। आपको पॉइंट्स में लिखना है, ये तो हमने पैराग्राफ में लिख दिया क्योंकि वो आता नहीं फिर नीचे, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसको, वरना पॉइंट्स में प्रॉपर्ली आपको लिखना है, ठीक है। दो फिस्कल मेजर जो इस सिचुएशन को सुधार पाएंगे, तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, एक्सेस डिमांड को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, डिमांड ज्यादा है टैक्स को बढ़ा दो, ठीक है, तो इंक्रीज इन टैक्स कर दो। दूसरी चीज सर, अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है, ये रहा बी पॉइंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरी की पूरी यूनिट जो है, सबसे बड़ी यूनिट थी, हमने समाप्त कर दी है। इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो सब यहां पर आ गया है। ये 14 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो इसके आगे पीछे आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं इसके बाद अगली वीडियो के अंदर किसकी, गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। चलो, इस वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।